दोस्तों, ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अगुवाई वाली सीबीआई और ईडी की निष्पक्षता पर सुप्रीम कोर्ट ने तगड़े तरीके से सवाल उठा दिया। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी का औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। एक तरह से राहुल गांधी समेत विपक्षी नेता जो आरोप लगाते रहे कि सीबीआई और ईडी बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करती है, उसको आवाज दे दी। सुप्रीम कोर्ट का सीधा सवाल सरकार से है कि क्या सीबीआई और ईडी निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से जांच कर रही है? क्या ये प्रक्रिया बेहद धीमी है? देरी क्यों हो रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परवीन सानी। दोस्तों, इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता, बीजेपी के राज में ईडी और सीबीआई नाच कर रही है। नचाने वाला और कोई नहीं, बीजेपी है। अगर बीजेपी को लगता है कोई पार्टी या उसके नेता उनकी राजनीति के लिए खतरे की घंटी है, तो उनके पीछे ईडी और सीबीआई को छोड़ने में देर नहीं लगाती। लेकिन अगर उसी बीजेपी को लगता है अमुक व्यक्ति हमारे साथ है, फिर भले ही उस व्यक्ति पर कितने ही संगीन इल्जाम क्यों ना लगे हों, उन्हें बचाने का भरपूर प्रयास होता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने जो सरकार के वकील को फटकार लगाते हुए कहा, उससे यही कंक्लूजन निकलता है। असल में सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को अनिल अंबानी ग्रुप के लोन फ्रॉड मामले में धीमी जांच के लिए फटकार लगाई है। अनिल अंबानी वही हैं जिन पर गाय बगाए सरकार की मेहरबानी होती रही है। ऐसे इल्जाम विपक्ष की ओर से लगते रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी के लोन फ्रॉड मामले में ईडी को कहा कि वो सीनियर अधिकारियों की एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी बनाए और मामले की जांच में तेजी लाए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से साफ कहा कि सीबीआई और ईडी को जांच निष्पक्ष, स्वतंत्र और बहुत तेजी से करनी चाहिए। ये बहुत गंभीर मुद्दा है। जांच में देरी समझ से बाहर है। बेसिक सवाल यह है कि जांच में देरी क्यों हो रही है? आखिर अनिल अंबानी ग्रुप के लोन फ्रॉड में ऐसे कौन से रहस्य छिपे हैं जिसे पुलिस सुलझा नहीं पा रही है? दोस्तों, इस सुनवाई पूर्व आईएएस अधिकारी ईएएस शर्मा की जनहित याचिका पर हो रही थी। शर्मा ने आरोप लगाया कि बैंक अधिकारियों और अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप के बीच मिलीभगत से कर्ज दिए गए, जबकि कंपनियां पहले से ही डिफॉल्टर थी। समझिए किस तरह से ये सरकार अपने वफादार उद्योगपतियों के हितों का ध्यान रख रही है। मतलब अनिल अंबानी की कंपनियां डिफॉल्टर हो चुकी थी, फिर भी कर्ज मिला। याचिकाकर्ता का दावा है कि ये देश का सबसे बड़ा बैंक लोन फ्रॉड है। इस याचिका में कहा गया कि 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज माफ कर दिया गया और शेल कंपनियों के जरिए पैसा निकाल लिया गया। ये फ्रॉड 2007 से 8 में शुरू हुआ, लेकिन एफआईआर 2025 में दर्ज हुई। जांच एजेंसियों ने बैंकों और उनके अधिकारियों की भूमिका ठीक से नहीं देखी। ईडी के अनुसार रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस इंफ्राटेल और रिलायंस टेलीकॉम जैसी कंपनियों ने 2013 से 17 के बीच एसबीआई की अगुवाई वाले बैंकों से कर्ज लिया। डिफॉल्ट की रकम करीब 78,000 करोड़ रुपए है। कोर्ट ने सीबीआई की उस दलील पर सख्ती दिखाई कि वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 17A के तहत मंजूरी का इंतजार कर रही है। बेंच ने कहा कि ये रवैया पूरी तरह से गलत है। कोर्ट ने आदेश दिया कि सीबीआई को किसी भी प्रावधान की परवाह किए बिना बैंक अधिकारियों के साथ मिलीभगत, साजिश या कनेक्शन की जांच करनी चाहिए और मामले को तार्किक नतीजे तक ले जाना चाहिए। अनिल अंबानी के वकील मुकुल रोहतंगी ने कोर्ट में कहा कि उनके क्लाइंट कर्ज चुकाने को तैयार है। उन्होंने सुझाव दिया कि एक कमेटी बनाई जाए जिसमें एसबीआई, आरबीआई जैसे फाइनेंस एक्सपर्ट हों, जो तय करें कि कितना कर्ज बाकी है और उसे किस तरह से किस्तों में चुकाया जा सकता है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि फॉरेंसिक ऑडिट से फ्रॉड और फंड निकालने की बात साबित हुई है, इसलिए सिर्फ पैसा लौटाने से अपराध माफ नहीं होगा। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि अनिल अंबानी देश छोड़कर भाग सकते हैं। कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल की ओर से आश्वासन लिया कि सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे ताकि जांच में कोई रुकावट ना आए।
रोहतंगी ने भी कहा कि अनिल अंबानी कोर्ट की इजाजत के बिना देश नहीं छोड़ेंगे। कोर्ट ने ईडी के एफिडेविट पर ध्यान दिया जिसमें कहा गया कि अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनियों ने फर्जी बैंक गारंटी दी। बेंच ने ईडी और सीबीआई से हर महीने स्टेटस रिपोर्ट मांग ली है। कोर्ट ने कहा 4 हफ्तों में रिपोर्ट दें, हम देखेंगे कि जांच कितनी आगे बढ़ी है। दोस्तों, ये मामला सार्वजनिक पैसे के दुरुपयोग से जुड़ा है। कोर्ट ने साफ कहा कि जांच तेज, निष्पक्ष और पूरी होनी चाहिए ताकि सच सामने आए। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। तो दोस्तों, ये सरकार और इनकी एजेंसियां इस तरह से काम कर रही है और इसी का परिणाम है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो दिखाती तो हसीन सपने हैं, लेकिन उस सपने से बाहर की सच्चाई कुछ और है। ये सरकार चंद वैसे लोगों पर मेहरबान है जो उनके मुताबिक चलते हैं। और दोस्तों, जिस तरह से सीबीआई और ईडी पर सीजीआई सूर्यकांत भड़के हैं, उससे तो लगा वो गृह मंत्री अमित शाह को अल्टीमेटम दे रहे हैं। आखिरकार सीबीआई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है, जबकि ईडी अमित शाह के गृह मंत्रालय के अधीन आती है। अब अगर सीबीआई और ईडी की निष्पक्षता पर सीजीआई सूर्यकांत सवाल उठा रहे हैं तो सवाल तो मोदी शाह से भी पूछा जाएगा। सीबीआई और ईडी जैसी चीज नहीं है, वो बीजेपी के औजार है, वो बीजेपी के कंट्रोल में है। हिंदुस्तान में जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, वो आज इंस्टीट्यूशंस हिंदुस्तान के नहीं है। चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, ये सब हो, ये अब बीजेपी और आरएसएस के हथियार हैं। ये हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस नहीं रहे। इसीलिए ये जो हो रहा है, ये हो पा रहा है। अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती, तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये जो सब कर रहे हैं, कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। और अब तक राहुल गांधी जो आरोप इस सरकार पर लगाते रहे कि ये सरकार एजेंसियों को अपने इशारे पर नचा रही है, उस पर भी मोहर लग गई। हमारी खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पेज को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। मैंने नोट किया है कि सीबीआई, ईडी मुझे छोड़कर 55 घंटे मुझसे मतलब इंटेरोगेशन किया। मैं 2-3 साल बाद आपको बताऊंगा उस डिस्कशन में क्या हुआ। मैं बताऊं आपको क्या हुआ, बताऊं? मैंने ईडी के अफसर से बोला, ईडी के अफसर मुझे इंटेरोगेट कर रहे थे और मैंने उनसे बोला कि देखिए, आप सोच रहे हो कि आपने मुझे यहां बुलाया है, मगर आप गलतफहमी में हो। आपने मुझे यहां नहीं बुलाया, मैं यहां आया हूं। और आप जानते हो मैं यहां क्यों आया हूं? कहते हैं नहीं, मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं हिंदुस्तान के लोकतंत्र की हत्या कौन लोग कर रहे हैं। मतलब आप क्या समझे हो? मैं वहां पे इंटेरोगेशन हो रहा था, वहां पे एक सेल पड़ा हुआ था, वो लॉकअप होता है, वो इंटेरोगेट कर रहा है मुझे। मैं सोच रहा हूं यार, मेरे परदादा 12 साल ऐसे सेल में बैठे थे, कम से कम 10 साल तो मुझे भी जाना चाहिए। आप मुझे कोई भी सेल दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता।